गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में जानेंगे। कांग्रेस के समानांतर एक पार्टी था जो मुस्लिम लीग था। 1857 की क्रांति का मुख्य नेतृत्व मुसलमानों ने किया था। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता नजर आई थी। दोनों ने मिलकर इस संघर्ष में भाग लिया था। अंग्रेज ने इस क्रांति को हिंदू मुस्लिम की दोनों की मिलीजुली साजिश की बताया था। इस क्रांति को दबा दिया गया। अंग्रेज़ों को अब इस बात का समझ आ गया था कि अगर भारत में शासन करना है तो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग रखना होगा। अब ब्रिटिश फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। आखिर ऐसा कौन सा परिस्थिति था जिसमें मुसलमानों को एक अलग पार्टी होने की आवश्यकता महसूस हुई? उनमें ऐसी विचारधारा क्यों आई? तो चलिए आज हम इसी बात पर मुस्लिम लीग की स्थापना के संबंध में बातें करते हैं, जानकारी लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो देखकर ज़रूर लाइक कीजिए। 1858 के बाद ब्रिटिश हिंदू का पक्ष लेना शुरू कर दिए। ब्रिटिश सोचते थे कि भारत की सत्ता हम मुसलमानों के साथ संघर्ष के बाद प्राप्त किए हैं, क्योंकि जिस समय ब्रिटिश इंडिया में आए थे उस समय भारत में मुगलों का मुख्य रूप से शासन था। उन्हें लगता था कि मुसलमान हमारे प्रति वफादार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने ही उन्हें शासन सत्ता से हटाया था। अतः हिंदू को अपने पक्ष में लेना शुरू कर दिए। मुस्लिम के प्रति अच्छा रवैया उनका नहीं था। 1857 में मुस्लिम नेता को ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। हिंदुओं को मिलाकर ब्रिटिश मुसलमानों को इग्नोर करते थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश समझने लगे कि भारत में हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। 1870 के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा था। बंगाल से संघर्ष पहले राष्ट्रवाद का विकास हुआ। बंगाल में सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास हुआ। बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता का गढ़ माना गया। अब उन्हें लगा कि बहुसंख्यक हिंदुओं के बजाय अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को अपनी तरफ मिला लिया जाए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इस समय तक ऐसा माहौल बन गया था कि बहुत से मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। इसमें सर सैयद अहमद खां का नाम भी आता है। सर सैयद अहमद खां ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए और अपना अलग पार्टी बना लिए हैं। चूँकि ये कांग्रेस के विरोधी थे, अतः इसे अंग्रेज़ तुरंत अपने पक्ष में खेमे में ले लिए और उन्हें विश्वास दिलाया कि सत्ता प्रशासन में उन्हें ज़्यादा भागीदारी बनाया जाएगा। सर सैयद खां को विश्वास हो गया कि यदि हम अपने मुस्लिम समाज का विकास चाहते हैं तो इसके लिए ब्रिटिश का विरोध नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनके साथ चलकर ही मुसलमानों की समाज की उन्नति हो सकती है। 1872 के बाद फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार का झुकाव इस समय मुसलमानों की तरफ हो गया। लेकिन क्या वे मुस्लिम के हित चाहते थे? नहीं, उनका मकसद भारत में शासन करने के लिए हिंदू मुसलमान को अलग अलग रखना था। अपने स्वार्थ के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद अहमद खान का सपोर्ट करना शुरू किया और कहे कि आप अपने मुस्लिम समाज में यह बात फैलाइए कि वे अंग्रेज़ों का विरोध ना करें, बल्कि सरकार का साथ दें। इसके लिए ब्रिटिश सरकार उन्हें बहुत से प्रलोभन जैसे नौकरी और शासन प्रशासन में ज़्यादा भागीदारी का प्रलोभन दिया। सर सैयद खां अपने समाज वर्ग और लोगों के विकास के लिए अंग्रेजी सरकार के साथ चलना उचित समझा। हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, ये ही विचारधारा सर सैयद अहमद शाह ने अपनाई। अपने इस विचारधारा के कारण सर सैयद शाह इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोधी हो गए और अपनी अलग पार्टी बनाई। 1886 में मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। 1888 में यूनाइटेड इंडियन मैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1889 में सर सैयद खां की मृत्यु हो गई। मोहसिन उल मुल्क
मुसलमानों के प्रमुख नेता बने। ये अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे। बंगाल विभाजन की परिस्थिति थी। अंग्रेज अपने दांव खेल रहे थे। वे मुसलमानों के बीच यह अफवाह फैला रहे थे कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और ब्रिटिश सरकार से छुटकारा के साथ हिंदू राष्ट्र बनाने में प्रयासरत है। अगर ब्रिटिश सरकार वापस चले भी जाए तो कांग्रेस हिंदू राष्ट्र बनाएगा और मुसलमानों का हित संरक्षित नहीं रहेगा। अंग्रेज इस बात को खूब हवा दे रहे थे करजन ने बयान दिया, बंगाल विभाजन मुसलमानों के हित को देखते हुए किया जा रहा है, वे इसका विरोध ना करें। उन्हें इतनी सुविधा दी जाएगी जो मुग़ल शासक के समय में भी उन्हें नहीं मिली थी। ढाका के नवाब शुरू में बंगाल विभाजन का विरोध किए, लेकिन बाद में ये अंग्रेज का साथ देते हुए बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिए और बात फैलाई गई कि बंगाल विभाजन मुसलमानों के पक्ष में होगा और यह बात पूरे मुस्लिम समाज को फैला दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। गंगा में डुबकी लगाकर स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया। कुछ राजनेताओं ने धार्मिक संवेदन का भी सहारा लिया। इस तरह की परिस्थितियों में मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों को ऐसा प्रतीत हुआ कि मुसलमानों का भी एक पार्टी होना चाहिए। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल WG आर्कबोर्ड शिमला में जब छुट्टी मना रहे थे, उस समय लॉर्ड मिंटो से मिले और नई पार्टी बनाने की अपील की। लॉर्ड मिंटो ने स्वीकृति दे दी और शिष्टमंडल से मिलने को तैयार हो गए। 35 संसदीय शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो से मिले और मांग रखी गई। पहला, जिला बोर्ड और नगर पालिका परिषद में मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। तीसरा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान सदस्य भी रहेंगे। चौथा, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की गई। लॉर्ड मिंटो ने विश्वास दिलाया कि उनकी मांग मान ली जाएगी। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेडेरेशन नामक संस्था का निर्माण का सुझाव दिया। अंग्रेज का सहयोग और संरक्षण का आश्वासन मिलने पर ढाका में मुसलमानों का एक सम्मेलन 30 दिसंबर 1906 में बुलाया गया। सम्मेलन का अध्यक्ष नवाब का बकार उल मुल्क को बनाया गया। अखिल भारतीय स्तर पर एक मुस्लिम संगठन की नींव इसी सभा में डाली गई। इस संगठन का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। इस तरह मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुसलमानों ने अपने अधिकार की रक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की। प्रारंभ में ब्रिटिश ने इसका भरपूर सहयोग दिया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने स्वशासन के विचारधारा को अपना लिया तो ब्रिटिश से सहयोग मिलना बंद हो गया। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर देखकर लाइक करें। थैंक्स।